अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारे जो आज की क्लास है पावर सिस्टम एनालिसिस की, तो इसमें हम जो है वो पर यूनिट सिस्टम्स को आज डिटेल में देखेंगे कि ये पर यूनिट सिस्टम्स क्या होते हैं और ये किस तरह से वर्क करते हैं और हमारा जो पावर सिस्टम है इसमें इनका क्या काम है। तो अभी तक हमने जो चीज़ें सीख ली हैं हमारे पीएसए के लेक्चर में कुछ हमने बेसिक्स को टच किया है। सबसे पहले हमने ये देखा था कि हमारे पास जो पावर सिस्टम है वो क्या होता है। तो जनाब हमने कहा था कि पावर सिस्टम में जनरेशन आ जाती है, फिर ट्रांसमिशन आ जाती है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है, यूटिलाइजेशन आ जाती है। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं उनको हम पावर सिस्टम का नाम देते हैं। तो हमारे एनालिसिस जो हैं वो एनालिसिस में हमने शामिल किया है हमारे जो ट्रांसमिशन लाइन्स हैं उनके एनालिसिस को, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे। जिनमें सबसे पहले तो ये है कि ट्रांसमिशन पैरामीटर्स जो होते हैं, ट्रांसमिशन जो लाइन के मॉडल हैं उनको देखेंगे। और फिर उसके बाद हमने देखना है जनाब कि इसमें आपका जो है वो लोड फ्लो वगैरह किस तरह से हो रहा होता है। और जो बेसिक्स में हमने पावर सिस्टम को समझा, और फिर हमने जो हमारा प्रीवियस लेक्चर है, अगर मैं उसमें आपको थोड़ा समराइज़ करके बताऊँ, तो प्रीवियस क्लास और प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने ये चीज़ें देखी कि आपके पास जो है ये लोड जो है और सोर्सेज वगैरह ये वाई कनेक्टेड भी हो सकते हैं, डेल्टा कनेक्टेड भी हो सकते हैं। और वाई और डेल्टा में जो है ट्रांसफॉर्मेशन वो किस तरह से होती है, और इससे रेलेवेंट हमने जो है वो कुछ चीज़ें देखी थी। तो जो हमारी आज की क्लास है इसमें हम ये पावर सिस्टम ऐसे इसमें जो हम देखने ये पर यूनिट सिस्टम है, ये बिल्कुल आपके लिए एक टर्म नहीं है। तो मैं आपको इसके बारे में जो है वो डिटेल में बताऊंगा। और ये पर यूनिट सिस्टम जो है ये हमारी कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। अगर आप ये हमारे एपीएस फिजिक्स में इसको कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से पिक कर लेते हैं तो आगे आने वाले जितने भी हमारे पावर के कोर्सेज हैं उसमें आप इसको जो है वो डिटेल से और अच्छी तरह से जो है वो अगर आप इसको अभी समझते हैं तो बाद में आने वाली जो चीज़ें आपको समझाई जाएंगी वो उनको पिक करना और उनको अंडरस्टैंड करना आपके लिए जो है वो आसान हो जाएगा। तो हमारा जो आज के कंटेंट्स हैं वो हैं कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पर यूनिट सिस्टम, जो कि हम कवर करेंगे। और इसके अलावा पर यूनिट सिस्टम के लिए इन इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास डिफरेंट फार्मूलाज जो यूज़ होते हैं हम उनको देखेंगे। और फिर सिंगल फेज सिस्टम जो थ्री फेज जो हैं हमारे सिस्टम्स के लिए जो फार्मूलाज हैं पर यूनिट सिस्टम के उसको देखेंगे। और उसके बाद इससे रेलेवेंट हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम से भी करेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम जब हम करेंगे तो फिर हमें जो हमारे जो कॉन्सेप्ट्स होंगे वो मज़ीद जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे और हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास अगर एक पर्टिकुलर टाइप का प्रॉब्लम आता है तो उसके साथ हमने डील किस तरह से करना है। और जनाब नेक्स्ट ये है कि ये वाला जो हम पढ़ रहे हैं ये हमारी बुक है पावर सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन बाय ब्लोवर्स की बुक है, और उसका चैप्टर 3 से हम ये स्टडी कर रहे हैं, 3.3 आर्टिकल से। तो ये वाली बुक आपको कहाँ से मिलेगी, ये आपका जो फाइल्स का सेक्शन है वहाँ पर ये अपलोड कर। तो आप जाकर जहाँ से आप अपना पीपीटी और प्रेजेंटेशन डाउनलोड करते हो वहीं से जाकर आप ये वाली जो बुक है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ये बुक वहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, तो हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं जो पर यूनिट सिस्टम। तो सबसे पहली बात ये है कि ये जो पर यूनिट सिस्टम है इसको इन शॉर्ट सिस्टम भी कहा जाता है। और पर यूनिट सिस्टम और क्वांटिटी के साथ सम टाइम 0.5 पी यू, 0.3 पी यू, 0.9 पी यू वगैरह होता है। तो इसका मतलब होता है 0.5 पर यूनिट, 0.3 पर यूनिट या 0.9 पर यूनिट वगैरह। अब सवाल ये है कि यह पर यूनिट होता क्या है, पर यूनिट किसी भी क्वांटिटी का पर यूनिट हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो आपके पास जो क्वांटिटीज़ हैं, हमारे पास जो पावर सिस्टम में जो क्वांटिटीज़ यूज़ होती हैं पावर सिस्टम में वो डिफरेंट है जी। जैसा वोल्टेज है, करंट है, पावर है और इम्पीडेंस है। इनको जनरली जो है ना वो पर यूनिट या परसेंट ऑफ किसी स्पेसिफाइड बेस वैल्यू के परसेंट में आमतौर पर एक्सप्रेस किया जाता है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि परसेंट का आपको पता होगा कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एक बेस वोल्टेज 20 kV है
और आपकी जो 18 kV एक वोल्टेज है, यानी एक्चुअल वैल्यू आपके पास वो 18 kV है और आपने वहाँ पर रखी है जी बेस वोल्टेज 20 kV। तो अब आपने अगर परसेंटेज निकालनी है तो किस तरह से निकालते हैं? ये 18 वोल्टेज का अगर परसेंटेज निकालना हो तो किस तरह करेंगे? 18 डिवाइडेड बाय बेस 20, केवी केवी से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 0.9। और अगर परसेंटेज में देखना हो तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 90% बन जाएगा। यानी परसेंटेज किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं? ऑब्टेन्ड क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड विद 100। फॉर्मूला परसेंटेज का यही है। अब पर यूनिट और परसेंट में क्या फ़र्क है? पर यूनिट में हम 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते, हम बस जो ऑब्टेन्ड और टोटल जो है वो जस्ट इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए आप ऑब्टेन्ड, यानी सिंपल टर्म में अगर आपको समझाऊँ तो वो ये है कि ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाइड विद 100। फाइन। तो ये आपको जो है ये परसेंटेज बन जाती है, लेकिन अगर आप साथ से 100 हटा दें तो आप ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाय टोटल, दिस विल गिव यू द पर यूनिट वैल्यू। फॉर एग्जांपल एक जगह पे आपके पास 18 kV हैं, तो जबकि वहाँ पर जो टोटल वोल्टेज है वो 20 kV है, तो आप 18 को जब 20 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो ये आपको आंसर देगा पर यूनिट में 0.9 पर यूनिट। यानी 18 kV को आपने पर यूनिट 0.9 में शिफ्ट कर लिया है, या ये परसेंटेज 90% बनती है। खैर हम परसेंटेज के साथ हमारा ताल्लुक नहीं है, हम पर यूनिट को समझने की जो है वो कोशिश करेंगे। सो 18 kV जो है इसको आप पर यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, इट विल बिकम 18/20। अच्छा, अब परसेंटेज में आपके पास ऑब्टेन्ड टोटल होता है मल्टीप्लाइड विद 100। पर यूनिट का मैंने आपको बताया ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल। अब पर यूनिट को हम जो है वो थोड़ा सा टर्म्स को चेंज कर देते हैं। वो ये है कि जो ऑब्टेन्ड है यहाँ पर हम बोलते हैं कि एक्चुअल वोल्टेज या एक्चुअल क्वांटिटी, और जो आपके पास होती है टोटल, उसको हम बोलते हैं बेस क्वांटिटी। ठीक हो गया, यानी उसको हम बोलेंगे जी बेस वोल्टेज। सो एक्चुअल वोल्टेज डिवाइडेड बाय बेस वोल्टेज इट इज़ 20 kV फॉर एग्जांपल, तो इट विल बिकम 18 kV डिवाइडेड बाय 20 kV, इट विल बिकम 0.9। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। आपके घरों में कितने वोल्टेजेस आते हैं जी? नॉर्मली 220 वोल्ट आते हैं, 220 वोल्ट आते हैं। अब अगर मैंने 220 वोल्टेज का पर यूनिट कैलकुलेट करना हो तो मुझे क्या क्या चाहिए? एक तो 220 वोल्टेज वो एक्चुअल क्वांटिटी है, एक मुझे चाहिए बेस वोल्टेज जिससे मुझे इस एक्चुअल को डिवाइड करना होगा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन ये आ रहा होगा जी, एक्चुअल का तो आपको पता है कि किसी एक जगह पर 220 वोल्ट हैं, तो बेस वोल्टेज कैसे सेलेक्ट किए जाएंगे? तो जनाब जो बेस वोल्टेज हैं उसको हम आर्बिट्रेरीली सिलेक्ट करते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, ये सिस्टम बनाने वाले की मर्ज़ी है कि वो 220 वोल्टेज के लिए जो बेस वोल्टेज है जिससे डिवाइड करके हमने पर यूनिट निकालना है वो उसकी मर्ज़ी का हो सकता है। वो 220 भी हो सकता है, 230 भी हो सकता है, 240 भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैंने पर यूनिट कैलकुलेट करना है जी 220 वोल्ट के लिए जो कि घरों में वोल्टेज आ रहे हैं, तो मैं करता हूँ जी, मैं आर्बिट्रेरीली चूज़ कर लेता हूँ कि घरों में जो है मैं उसकी जो बेस वोल्टेज है 240 निकाल लेता हूँ। वोल्टेज मैंने 240 निकाल ली है, जबकि घरों में जो वोल्टेज आ रहे हैं 220 है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि 220 वोल्ट को आपने पर यूनिट में करना है, जबकि जो बेस वोल्ट हैं वो 240 हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे जी, 220 को हम 240 से डिवाइड कर देंगे, तो आंसर आएगा 0.916 पर यूनिट। फाइन। सो पर यूनिट में आपके पास जो है ये वाली वैल्यू आ जाएगी। सो आप लोग बेस वोल्टेज जो है, हो सकता है आप में से कोई कहे कि सर मैं वोल्टेज 250 चूज़ करता हूँ। मैं कहूँगा ठीक है जी, आप 250 वोल्टेज चूज़ कर लें, तो 220 को आप 250 से अगर डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर 0.88 आ जाएगा। तो 0.88 पर यूनिट
तो हम इसको बोलेंगे कि 220 वोल्ट की जो पर यूनिट वैल्यू है वो 0.88 है फॉर द बेस वैल्यू ऑफ 250 वोल्ट। फाइन। तो ये वाले जो हैं इसको हम पर यूनिट जो है वो वैल्यू कहते हैं। मेरा ख्याल है पर यूनिट वैल्यू आपके सामने काफ़ी हद तक क्लियर हो गई है। तो पर यूनिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, किसी एक पॉइंट पर जो एक्चुअल वोल्टेज है, जैसे 220 करो में एक्चुअल वोल्टेज आता है, पर यूनिट कैलकुलेट करने के लिए हमने किसी एक बेस वैल्यू को सिलेक्ट कर लिया। जैसा मैंने कहा आप 220 सिलेक्ट कर सकते हैं, मैंने 240 को सिलेक्ट किया। आप में से कोई बच्चा जो है वो 250 को सिलेक्ट कर सकता है। तो हमारा जो है वो अगर 240 को सिलेक्ट करते हैं 0.916 आ सकता है, और 250 को अगर सिलेक्ट करते हैं 0.88 पर यूनिट आ सकता है। तो हम कहेंगे 220 वोल्ट के लिए जो पर यूनिट वैल्यू है वो 0.916 है फॉर द बेस वोल्टेज ऑफ 240, और यही 0.88 है फॉर द बेस वोल्टेज ऑफ 250। फाइन। सो ये जो है ये पर यूनिट चीज़ है। अब आगे आ जाए। याद रखें, जब भी आपने किसी भी एक्चुअल क्वांटिटी, जैसा मैंने वोल्टेज लिया है आप करंट भी ले सकते हो। फॉर एग्जांपल किसी एक जगह पर अगर 5 एम्पेयर करंट है, हमें उसके पर यूनिट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हमें उसकी बेस करंट का पता होना चाहिए। अगर किसी एक जगह पर इम्पीडेंस है 100 ओम की, तो आपको अगर 100 ओम की इम्पीडेंस पर यूनिट में अगर आपको कैलकुलेट करनी है, तो आपको वहाँ पर बेस इम्पीडेंस का पता होना चाहिए। बेस इम्पीडेंस हम कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बता दूंगा। जैसा मैंने आपको कहा कि अगर आपने वोल्टेज की पर यूनिट वैल्यू देखनी है, तो आपको किसी जगह पर एक्चुअल वैल्यू का पता होना चाहिए और साथ में बेस वैल्यू आपने चूज करनी है। इसी तरह से अगर किसी एक जगह पर करंट है कि लेट्स से 5 एम्पेयर करंट है, तो आपने वहाँ पर जो है अगर पर यूनिट निकालना है करंट का, तो आपको बेस करंट का पता होना चाहिए। इसी तरह से अगर आपके पास में एक जगह पे इम्पीडेंस है 100 ओम की, उसकी आप पर यूनिट इम्पीडेंस निकालना चाह रहे हैं, तो आपको उसकी बेस इम्पीडेंस का पता होना चाहिए। इसी तरह से अगर आपके पास जो है वो अपेरेंट पावर वगैरह हैं, तो इन चीज़ों को लेकर हम जो है वो अपनी फॉर्मूला को कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, ये एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन है पर यूनिट सिस्टम का। तो के पर यूनिट होता क्या है, तो अभी तक जो आप समझे हैं वो ये हैं कि पर यूनिट को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। नंबर वन, एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल से मुराद है कि सही किसी पॉइंट पर क्या वैल्यू है। जैसे मैंने आपको कहा था कि घर में 220 वोल्ट आती है, वो एक्चुअल वैल्यू है। और दूसरी बेस वैल्यू, ये आप चूज करते हो, ये कोई सी भी हो सकती है। 230, 240, 250 घर के लिए ये कोई भी हो सकती है। हाँ, एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो बेस वैल्यूज हैं उसके यूनिट और एक्चुअल वैल्यू के यूनिट सेम होने चाहिए। मसलन सेम से क्या मुराद है, अगर जो एक्चुअल वैल्यू 220 वोल्ट है, तो जो आपकी बेस वैल्यू है वो भी वोल्टेज में होना चाहिए। 230 वोल्ट, 240 वोल्ट ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक्चुअल जो बेस वैल्यू आप 230 केवी में ले जाएं, तो केवी में नहीं लेके जाना। अच्छा, इसी तरह से अगर एक्चुअल वैल्यू किसी एक जगह पर 10 केवी है, ठीक है, तो जो बेस वैल्यू होगी वो भी केवी यूनिट में ही होगी। नंबर कोई सा भी रख लें, लेकिन जो होगी ना बेस वैल्यू वो भी केवी में ही होगी। ठीक है। इसी तरह से अगर कोई केवीए में है, तो जो बेस होगी वो भी केवीए में होगी। और इसी तरह से आपके पास अगर किसी एक जगह पर करंट की वैल्यू एम्पेयर में है, तो जो बेस है वो भी एम्पेयर में होगी। अगर करंट किलो एम्पेयर में है, तो जो बेस करंट है वो भी किलो एम्पेयर में ही होगी। ठीक है जी। अच्छा, ये कुछ चीज़ें हैं, और यहाँ तक आप ये समझ चुके हो कि जो आपको पर यूनिट वैल्यू वो कैलकुलेट करने के लिए एक्चुअल क्वांटिटी का भी पता होना चाहिए और साथ में बेस का भी पता होना चाहिए। और आपके ज़हन में बार बार ये सवाल आ रहा होगा कि बेस वैल्यू हम किस तरह से कहाँ से सिलेक्ट करेंगे। तो फिलहाल आप ये क्वेश्चन अपने माइंड में रखें, क्योंकि आगे आने वाली स्लाइड में मैं आपको इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर करने वाला हूँ। अच्छा, नेक्स्ट मैं आपको ये बताऊँगा कि आपके पास जो है ये पर यूनिट सिस्टम का जो एडवांटेजेस हैं, अभी आपके ज़हन में ये भी सवाल आएगा कि हम पर यूनिट सिस्टम को यूज़ क्यों करते हैं। तो मैं आपको जो है वो इसके एडवांटेजेस बताता हूँ कि पर यूनिट सिस्टम के नो डाउट बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं। जिनमें से एक जो है मैं आपके साथ शेयर करूँगा
इसमें आपका जो है वो बहुत ज़्यादा एडवांटेज में से जो एक एडवांटेज है वो ये है कि अगर आप प्रॉपरली बेस को स्पेसिफाई कर देते हैं क्वांटिटीज़ की, तो जो ट्रांसफार्मर है उसका इक्विवेलेंट सर्किट उसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है। ट्रांसफार्मर के इक्विवेलेंट सर्किट को सिंप्लीफाई किया जा सकता है। अगर आप लोगों को याद हो तो ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट आप लोगों ने अपनी इलेक्ट्रिक मशीनरी में पढ़ा होगा। मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूँ कि उसके इक्विवेलेंट सर्किट में क्या होता है जी। एक प्राइमरी साइड पे आप लोग एक आर और एल लगाते हो इंडक्टेंस, इसी तरह से सेकेंडरी साइड पे भी आप रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस लगाते हो, और फिर उसके शंट में भी एक जो है वो लगती है ब्रांच वहाँ पर अटैच होती है। तो आपको पता है ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड पे और सेकेंडरी साइड पे वोल्टेजेस डिफरेंट होते हैं ना, इसी तरह से प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड पे करंट भी डिफरेंट होता है और इम्पीडेंस वगैरह भी जो है वो डिफरेंट होती हैं। लेकिन अगर आप पर यूनिट वो क्वांटिटीज़ को यूज़ करते हो तो जो ट्रांसफार्मर का सर्किट है उसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। यानी जो आइडियल ट्रांसफार्मर वाइंडिंग है उसको आप एलिमिनेट कर सकते हो, और वोल्टेज करंट और एक्सटर्नल इम्पीडेंस और एडमिटेंसेस जो होती हैं जिनको पर यूनिट में एक्सप्रेस किया जाता है, वो जो है जब उनको एक साइड से दूसरी साइड पर रेफर किया जाता है तो वो चेंज नहीं होती। मैं फिर आपको बता देता हूँ कि आपके पास जो है ये ट्रांसफार्मर की जब आप एक साइड से दूसरी साइड पर ट्रांसफ़र होते हो तो वोल्टेज और करंट वगैरह और इम्पीडेंस की भी मैं आपको बताऊँ तो ये चेंज नहीं होते। यानी मैं अगर आपके ट्रांसफार्मर के सिंपल वोल्टेज की बात की जाए प्राइमरी और सेकेंडरी के वो डिफरेंट होते हैं, लेकिन अगर आप पर यूनिट में इसको शिफ्ट करेंगे तो वो चेंज नहीं होंगे, चाहे प्राइमरी पे हो चाहे सेकेंडरी पे हो। इसी तरह से इम्पीडेंस की अगर हम बात करें चाहे वो प्राइमरी पे हो चाहे सेकेंडरी पे, वो चेंज नहीं होती। तो इस तरह से हमारा जो ट्रांसफार्मर का सर्किट है वो सिंप्लीफाई हो जाता है। तो यानी इसके हमें बहुत बड़ा सर्किट नहीं लिखाना पड़ता, बल्कि उसकी जगह पे हमें एक सिंपल सा हम जो है वो एलिमेंट यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ें हम न्यूमेरिकल में सीखेंगे। अच्छा, उसके अलावा जो है ये पर यूनिट सिस्टम आपको जो है वो अलाउ करता है कि इससे आप जो है वो कैलकुलेशन जो है वो एरर में कैलकुलेशन जो एरर आते हैं कैलकुलेशन के एरर उसको काफ़ी हद तक ये कम कर देता है। किस तरह से करता है देखें, ये यहाँ पर 18 kVA की वोल्टेज है, यानी 18,000 वोल्ट है। ठीक है, तो इसको हमने जब आप 18,000 के साथ कैलकुलेशन करेंगे और बड़ी बड़ी हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स के साथ कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन में एरर जो है वो पॉसिबल हो सकता है। लेकिन यहाँ पर 18 kV के जब हमने पर यूनिट कैलकुलेट किया तो ये बहुत ही कम 0.9 आया। 0.9 पर यूनिट एक बहुत छोटी क्वांटिटी है। तो जब आप छोटी क्वांटिटीज़ के साथ डील करते हैं तो उस वक्त कैलकुलेशन के जो एरर्स हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। अच्छा, एक और इसका जो है वो आपको एडवांटेज मैं आपको बताता चलूँ कि आपका जो पर यूनिट सिस्टम है उसका एडवांटेज ये है कि जो पर यूनिट इम्पीडेंस होती है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की वो आमतौर पर नैरो न्यूमेरिकल रेंज के अंदर जो है वो लाई करती हैं जब आप रेटिंग्स को ही बेस वैल्यू कंसीडर करते हैं। जो भी आपकी इक्विपमेंट है, जैसा कि आपके पास इलेक्ट्रिक मशीन्स हैं जिसमें आपका ट्रांसफार्मर आता है, जिसमें आपकी मोटर्स आती हैं, लोड्स ट्रांसमिशन लाइन वगैरह आती हैं, अक्सर ट्रांसफार्मर के ऊपर जो है ये इम्पीडेंसेस वगैरह उनकी नेम प्लेट रेटिंग को बेस वैल्यूज बनाकर ही वहाँ पर जो है वो की जाती है कैलकुलेशन वगैरह पर यूनिट की जो कैलकुलेशन है वो वहाँ पर की जाती है। तो और ये कैलकुलेशन ये वाली जो पर यूनिट वैल्यू है ये बहुत कम होती है। फिर नोट कर लें तो ये एक्चुअल वैल्यू 18,000 वोल्ट है, जो पर यूनिट है 0.9, तो काफ़ी फर्क है। तो ये पर यूनिट हम पर यूनिट इसीलिए कैलकुलेट करते हैं क्योंकि इनकी जो है ये क्वांटिटी बहुत छोटी हो जाती है, और छोटी क्वांटिटी के साथ डील करना आपके लिए जो है वो निस्बतन आसान होता है, और कैलकुलेशन के में जो एरर आ रहे होते हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है वो ये है कि जो आपके जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो आमतौर पर जो इम्पीडेंसेस होती हैं मशीन्स की और ट्रांसफार्मर्स की उसको पर यूनिट या परसेंट ऑफ नेम प्लेट रेटिंग के तौर पर ही शो करते हैं।
तो मैं आपको बताता चलूँ कि आपने अगर पर यूनिट कैलकुलेशन करनी है तो उसका फार्मूला सुन लें कि पर यूनिट क्वांटिटी इज इक्वल टू एक्चुअल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू ऑफ क्वांटिटी। यानी कि अगर यहाँ पर वोल्टेज होंगे तो यहाँ पर बेस वोल्टेज होंगे, अगर यहाँ करंट होगा एक्चुअल में तो यहाँ पर बेस हम उसका देखेंगे, अगर यहाँ पर एक्चुअल में कोई आपके पास इम्पीडेंस आती है तो यहाँ पर हम बेस इम्पीडेंस को देखते हैं। ठीक हो गया। तो ये एक्चुअल क्वांटिटी जो है ये आपकी असल में वही क्वांटिटी है वो जो कि आपकी एक्चुअल यूनिट्स में जो जबकि आपकी जो बेस वैल्यू है उसके भी सेम वही यूनिट होते हैं जो कि एक्चुअल क्वांटिटी के यूनिट होते हैं। तो फिर एक बात और ध्यान में रखनी है कि आपकी जो पर यूनिट क्वांटिटी है ये एक डायमेंशन लेस होती है। अच्छा, इसी तरह से जो बेस वैल्यू है दिस इज ऑलवेज अ रियल नंबर। बेस वैल्यू आपका एक रियल नंबर होता है, यानी कि ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होता है, इसके साथ कोई एंगल वगैरह नहीं होता। सिंपल आप एक रियल नंबर चूज करते हैं बेस वैल्यू को। हाँ, बेस वैल्यू के जो यूनिट्स हैं वो एक्चुअल वैल्यू के यूनिट्स वाले ही होते हैं। अगर एक्चुअल के वोल्ट हैं तो बेस के वोल्ट होंगे, एक्चुअल के किलो वोल्ट है तो बेस के किलो वोल्ट होंगे, एक्चुअल के मेगा वोल्ट हैं तो बेस के भी मेगा वोल्ट होंगे। इसी तरह अगर एक्चुअल के एम्पेयर हैं तो बेस के एम्पेयर होंगे, एक्चुअल के किलो एम्पेयर हैं तो बेस के किलो एम्पेयर होंगे। एक्चुअल के जो हैं वो इस हिसाब से जिस तरह से वो एक्चुअल के यूनिट्स होंगे वही बेस के भी यूनिट होते हैं। और एक बात और भी देख लें कि आपका जो पर यूनिट क्वांटिटी का जो एंगल है वो सेम वही होता है जो कि एक्चुअल क्वांटिटी का होता है। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं कि हमेशा आप पावर सिस्टम में जब भी डील करेंगे तो आपके पास ये चार क्वांटिटीज़ आएंगी। यानी कि जब भी आपने पर यूनिट वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो ये चार ही क्वांटिटी आ सकती हैं, चार से बढ़कर नहीं आ सकती, फाइव क्वांटिटीज नहीं हो सकती, ये चार क्वांटिटीज के साथ ही आपने डील करना होता है। ठीक है। तो इसमें सबसे पहली जो क्वांटिटी है ये एस है। आपको पता है एस पेरेंट पावर होती है, ये वोल्टेज है, ये करंट है और ये इम्पीडेंस है। यानी ये चार क्वांटिटीज हैं। मैं आपको बता दूं कि जो एक्चुअल वैल्यू तो आपको किसी एक एरिया में गिवन होगी ना कि एक्चुअल इतनी है, आपने पर यूनिट निकालनी है। तो आपका जो पावर सिस्टम है उसके अंदर जो है ये चार किस्म की टोटल क्वांटिटीज होती हैं, एस वी आई जी। दिस इज द पेरेंट पावर, दिस इज वोल्टेज, दिस इज करंट एंड दिस इज इम्पीडेंस। अब आप क्या करना होता है, बेस वैल्यू को सिलेक्शन का मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको जो है वो किसी किस्म की परेशानी ना रहे कि बेस वैल्यू को हमें किस तरह से सिलेक्ट करना होता है। तो याद रखें कि आपकी जो बेस वैल्यूज़ हैं, बेस वैल्यूज़ में इन चार में से, ये चार हैं ना, इन चारों में से किसी दो को आप चूज करते हो ऑर्बिट्रेरीली। मैं फिर बता दूं कि इन चार में से किसी दो को आप ऑर्बिट्रेरीली चूज करते हो और बाकी की दो को आप जो फॉर्मूलाज हैं हमारे पास उन फॉर्मूलाज की बेस पर उन फॉर्मूलाज को यूज़ करते हुए हम बाकी की दो वैल्यू जो क्वांटिटीज हैं उनकी बेस वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि बेस वैल्यूज को कैलकुलेट करने का क्या तरीकाकार है। तो ये देख लीजिए, ये चार हैं, इनमें से दो की बेस वैल्यूज हम चूज कर लेते हैं और बाकी की दो जो हैं उनको हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये आम तौर पर हमारा पावर सिस्टम में जो ट्रेंड होता है वो ये है कि एस और वी, ये वाले जो हैं एस यानी पेरेंट पावर और वोल्टेज को हम आमतौर पर चूज करते हैं, खुद चूज करते हैं, सिलेक्ट करते हैं और फिर ये जो सिलेक्टेड वैल्यूज होती हैं इनको यूज करते हुए आई और जी को कैलकुलेट किया जाता है। एस और वी को चूज करते हैं जैसे कि ये देखें और इनकी बेस पर जो है वो आई और जी को कैलकुलेट करते हैं। इन यहाँ से जो हम आई और जी को कैलकुलेट करते हैं। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि आई और जी को हम कैसे और कहाँ से कैलकुलेट करते हैं। ये सारी की सारी बेस वैल्यूज हैं, एस बेस है, वी बेस है, आई बेस है और जी बेस है। जबकि एस एक्चुअल, वी एक्चुअल, आई एक्चुअल और जी एक्चुअल कुछ और होंगी। ये बेस वैल्यूज हमने यूज़ करनी होती हैं एक्चुअल वैल्यूज से के साथ बेस को डिवाइड करके हमने पर यूनिट कैलकुलेट करनी है। तो पर यूनिट में जब आपको बेस क्वांटिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि जो बेस वैल्यू है वो यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं। तो एस और वी को हम चूज करते हैं और आई और जी को कैलकुलेट करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि आई और जी को हम कहाँ से कैलकुलेट करते हैं। तो जनाब हमारे पास जो है वो रिलेशन हैं
तो हम इन रिलेशंस को यूज करते हुए कैलकुलेट करते हैं। तो आप एक बात और भी याद रखें हमेशा के लिए कि आपके पास दो तरह के सिस्टम होते हैं, एक होता है सिंगल फेज, एक होता है थ्री फेज। तो जब भी आप सिंगल फेज के साथ डील करेंगे तो आप जो हैं वो वन फेज यूज करेंगे, ये वाली ये सब स्क्रिप्ट बेस के साथ 1 फाई का मतलब है सिंगल फेज, एस बेस सिंगल फेज हम यूज करेंगे। और जो वोल्टेज होगी उसको बोलेंगे हम एल एन, मतलब लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज, वी बेस लाइन टू न्यूट्रल, यानी सिंगल फेज सिस्टम के लिए। जब थ्री फेज की बात करेंगे तो हमारे पास 3 फाई आ जाएगा या थ्री फेज आ जाएगा, और लाइन टू न्यूट्रल को हम लाइन टू लाइन में शिफ्ट करेंगे। लेकिन बहरहाल अभी हम सिंगल फेज पर बात कर रहे हैं। तो याद रखें जी, अगर किसी जगह पर आपके पास एस बेस है सिंगल फेज, तो जो इसकी बेस होगी वही क्यू बेस होगी और वही पी की बेस होगी। पी और क्यू का आपको पता है रियल और रिएक्टिव पावर, यानी एस की बेस आप सेलेक्ट करोगे वही क्यू की भी होगी और वही पी की भी होगी। अच्छा, उसके बाद आपको पता है एस किसके इक्वल होता है जी, एस इज इक्वल टू वी आई। आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि एस इज इक्वल टू वी आई, और यहाँ से आई किसके इक्वल आ जाएगा जी, एस ओवर वी। एस बेस सिंगल फेज डिवाइडेड बाई वी बेस लाइन टू न्यूट्रल, यानी आई जो है वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर कैलकुलेट कर सकते हैं ना। ये देखें, ये एस और वी हम सिलेक्ट कर लेते हैं और आई को हमने इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करना है। अच्छा, अब उसके बाद इम्पीडेंस जी किसकी इक्वल होती है, अभी फिलहाल इन दोनों को छोड़ दो। जी किसके इक्वल होती है, जी इज इक्वल टू वी ओवर आई, क्योंकि आपको पता है वी इज इक्वल टू आई जी होता है ना। तो सी किसके इक्वल आ जाएगा जी, वी ओवर आई। सो आई की जगह पे एस ओवर वी अगर यहाँ पुट करो, आई की जगह पे एस ओवर वी, तो एस बटा वी, और ये जो ओवर में वी होगा ये ऊपर जाकर वी स्क्वेयर बन जाएगा। सो अगर आप आई की वैल्यू ये यहाँ पर पुट करते हो तो आपके पास ये वी स्क्वेयर ओवर एस बन जाएगा। वी स्क्वेयर बेस लाइन टू न्यूट्रल डिवाइडेड बाई एस बेस सिंगल फेज। सो जी फेज बेस जो है ये आप यहाँ से चाहे तो इस रिलेशन से कैलकुलेट कर लो, चाहे तो इस रिलेशन से कैलकुलेट कर लो। आप दोनों में से किसी भी रिलेशन को यूज करते हुए जी बेस जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, जो जी बेस होगी वही आर बेस होगी और वही एक्स बेस होगी, यानी जी बेस या इम्पीडेंस की जो बेस वैल्यू आप करोगे तो उसी बेस को ही हमें यूज करना पड़ेगा अगर किसी रेजिस्टेंस को पर यूनिट में कन्वर्ट करना है, या अगर किसी रिएक्टेंस को पर यूनिट में कन्वर्ट करना है तो हमें ये इम्पीडेंस की भी बेस वैल्यू को चूज करना पड़ेगा और उसी को भी हम यूज करेंगे। ठीक हो गया। तो यहाँ से एक बात की क्लियर होगी आपको कि आप एस और वी को सिलेक्ट करें तो आई बेस भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और एस और वी को सिलेक्ट करके आप जी बेस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक जो मैं आपको बता दूं, ये कभी भी नहीं हो सकता कि आप चारों के चारों खुद ही चूज करें, खुद ही सेलेक्ट करें, ऐसा नहीं होगा। कोई सी भी दो सिलेक्ट करेंगे और बाकी दो जो हैं वो हम फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। तो जो सिलेक्ट करेंगे वो आमतौर पर हमारा जो ट्रेंड होता है वो एस और वी को सिलेक्ट करते हैं और आई और जी को हम कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, इसी तरह से वाई बेस और कंडक्टेंस या एक्सेप्टेंस वगैरह, तो दिस इज इक्वल टू कंडक्टेंस के इक्वल होती है वाई इज इक्वल टू 1 ओवर जी बेस। तो ये भी है खैर, ये क्वांटिटी इतनी नहीं यूज होगी जितनी ये वाली यूज होगी। अच्छा, उसके बाद मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पर बता दूँ कि आपके ये लाइन टू न्यूट्रल या ये 1 फाई जो आपको नज़र आ रहा है, इसका मतलब होता है जी लाइन टू न्यूट्रल और सिंगल फेज होता है। और या और थ्री फेज सर्किट में यही चीज़ें जो हैं ये चेंज हो जाती हैं। अच्छा, कि ये वाली जो आपकी इक्वेशंस हैं ये सिंगल फेज सर्किट तक वैलिड हैं, जहाँ पर सिंगल फेज सर्किट में आप इन सब्सक्रिप्ट को जो है वो ख़त्म भी कर सकते हैं। अच्छा, एक और रूल याद रख लें पर यूनिट सिस्टम में, वो ये है अगर आपको मैं पावर सिस्टम फिर से याद करवाऊँ तो इस तरह से होता है कि आपके पास किसी एक जगह पर जो है वो पावर सिस्टम में जहाँ पर भी आप होता है सिस्टम। अच्छा, जहाँ पर भी आपको ये बाहर मेरा कोई तो हम एक आदमी का कंटिन्यू करते हैं जी। हाँ जी, तो मैं आपको ना रूल बता देता हूँ कि हमारे पास जो है ये रूल ये है कि आपके पास जो एस बेस है
वो सारे के सारे सिस्टम के लिए आपने सेम चूज़ करनी होती हैं, जबकि जो वोल्टेजेस की बेसिस हैं वो ट्रांसफार्मर की बेसिस के मुताबिक जो है वो ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग है वोल्टेज की बेसिस उसके मुताबिक सेलेक्ट की जाती है। मैं आपको बताता हूँ, इसका मतलब ये है कि आपका जो पावर सिस्टम है, आप अगर याद करें तो आपके पावर सिस्टम में ट्रांसफार्मर कहीं यूज़ होता है या नहीं यूज़ होता। कितनी सी बात है, आपका ट्रांसफार्मर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है पावर सिस्टम में। देखिए कहाँ कहाँ यूज़ होता है। जहाँ पर आपकी जनरेशन होती है वहाँ पर आप ट्रांसफार्मर यूज़ करते हो तो वोल्टेज को स्टेप अप कर जाते हो। ट्रांसमिशन लाइन में क्या आता है, तो ट्रांसमिशन लाइन के बाद आपके पास जो है वो ट्रांसमिशन लाइन से नेक्स्ट पे अगर आप देखो तो उससे नेक्स्ट पे आपके पास आ जाता है जी आपने वोल्टेज को स्टेप डाउन करना होता है वहाँ पर भी ट्रांसफार्मर यूज़ होता है। उसके बाद फर्दर आपने स्टेप डाउन करना होता है तो वहाँ पे आपके पास ट्रांसफार्मर यूज़ होता है। तो जो आपका पावर सिस्टम है इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, जनरेशन है, ट्रांसफार्मर यूज़ होता है, ट्रांसमिशन लाइन है, फिर ट्रांसफार्मर है, फिर आगे कहीं ना कहीं जो है वो कोई ना कोई लोड लगा होता है। तो ये सिंपल सा पावर सिस्टम का जो है वो कॉन्सेप्ट है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि रूल ये है कि चाहे जनरेशन साइड हो, ट्रांसमिशन हो या डिस्ट्रीब्यूशन हो, जहाँ भी साइड है, आप जो एस को सिलेक्ट करते हैं यानी अपेरेंट पावर, ये सारे के सारे सिस्टम के लिए सेम होती है अपेरेंट पावर। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आपके जो है वो वोल्टेज की जो बेस है वो ट्रांसफार्मर की अगर हमें देखना हो तो वोल्टेज की बेस हम ट्रांसफार्मर की रेशो के मुताबिक सेलेक्ट करते हैं। ठीक है। यानी कि जो वोल्टेजेस की बेसिस हैं वो हमने ट्रांसफार्मर की रेशो के मुताबिक सेलेक्ट करनी होती है। ठीक है। अच्छा, अब हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ कि अभी जो हमने रूल डिफाइन किए हैं इनकी क्या जो है वो फायदे हैं। अच्छा, ये देखें जी, आपके पास एक सिंगल फेज टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है। ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि यू हैव अ सिंगल फेज टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर एंड इट इज रेटेड 20 kVA 480 to 120 वोल्ट्स एंड एट 60 हर्ट्ज। यानी एक ट्रांसफार्मर है जिसकी प्राइमरी साइड 480 वोल्ट है, उसकी सेकेंडरी साइड 120 वोल्ट है और इसके जो है वो 60 हर्ट्ज पर ये ऑपरेट कर रहा है और इसकी जो अपेरेंट पावर है वो 20 kVA है। अब ये है कि जो इक्विवेलेंट लीकेज इम्पीडेंस है ट्रांसफार्मर की, जो कि 120 वोल्ट साइड पर जिसको रेफर किया गया है, उसको हम देखिए ना, आपके ट्रांसफार्मर की एक प्राइमरी साइड होती है, एक सेकेंडरी साइड होती है। यहाँ हम प्राइमरी साइड को 1 कह रहे हैं और सेकेंडरी साइड को 2 कह रहे हैं। ठीक है। तो एक इम्पीडेंस है जी जिसको 120, ये 120 वोल्ट साइड है, ये 480 वोल्ट साइड है, तो 120 वोल्ट साइड पर हमने एक इम्पीडेंस को जो है वो रेफर किया है, फाइंड किया है। तो उसकी वैल्यू ये है 0.0525 एंगल 78.13 डिग्री ओहम। जी इक्विवेलेंट टू यानी कि सेकेंडरी साइड या 120 वोल्ट साइड पर जो है वो इम्पीडेंस की वैल्यू ये वाली है। तो आपसे क्वेश्चन ये है कि यूजिंग ट्रांसफार्मर रेटिंग्स एज बेस वैल्यूज, यानी ट्रांसफार्मर की ये वाली जो रेटिंग है इनको ही आपने बेस कंसिडर करना है। तो आपने जो कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट द पर यूनिट लीकेज इम्पीडेंस, यही वाली जो लीकेज इम्पीडेंस है रेफर्ड टू वाइंडिंग टू एंड रेफर्ड टू वाइंडिंग वन। पहले तो प्रॉब्लम को सुनिए। क्वेश्चन ये है कि ट्रांसफार्मर है, उसकी ये आपको रेटिंग दी गई है और सेकेंडरी साइड पर आपको बताया जी इतने ओहम इम्पीडेंस है। याद रखें, पर यूनिट के साथ सिर्फ पीयू लिखा होता है, कोई भी आपको जो है वो यूनिट नहीं मिलता। जब भी किसी एक क्वांटिटी के साथ यूनिट होगा तो वो पर यूनिट नहीं होंगे। तो ये इक्विवेलेंट आपको एक्चुअल वैल्यू आपको बता दी है कि सेकेंडरी साइड पर इम्पीडेंस की ये वैल्यू है 0.0525 एंगल 78.13 डिग्री ओहम। तो सेकेंडरी साइड पर जो है वो इसकी ये वैल्यू है। तो आप लोगों ने प्राइमरी साइड पर जो है वो इस वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ठीक है। यानी सेकेंडरी साइड पर यूनिट और फिर प्राइमरी साइड पर आपने जो है वो पर यूनिट कैलकुलेट करना है। सेकेंडरी साइड पर करना है और फिर प्राइमरी साइड पर करना है। ये प्रॉब्लम है।
ठीक है, आपने पर यूनिट वैल्यू यही इम्पीडेंस की कैलकुलेट करनी है, सेकेंडरी पर भी और प्राइमरी पर भी कैलकुलेट करनी है। तो अब मैं आपको बता दूं कि इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व किस तरह से करना है। एक सिंगल एक ट्रांसफार्मर है, अभी हम एक और प्रॉब्लम करेंगे जिसमें हमारे पास दो ट्रांसफार्मर होंगे। तो अभी एक सिंगल ट्रांसफार्मर है, तो हम कहेंगे कि इसकी उसने कहा है कि आपने ट्रांसफार्मर की रेटिंग को ही बेस वैल्यू लेना है। तो आपको कौन कौन सी बेस वैल्यू चाहिए? आपको जनाब बेस चाहिए एस और वी। तो सबसे पहले तो एस मतलब के वी है, तो हम जो है यही ट्रांसफार्मर के 20 के वी है, इसी को हम बेस में सेलेक्ट करेंगे। एस बेस जो है ये 20 के वी है, हम सेलेक्ट करेंगे। अब ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड पे 480 वोल्ट है, सेकेंडरी पे 120 है, तो हम कहेंगे कि वी बेस 1 यानी प्राइमरी साइड के जो बेस है दिस इज 480 वोल्ट, और जो सेकेंडरी साइड वी बेस 2 है इसको हम 120 वोल्ट जो है वो कंसिडर करेंगे। अब याद रखें ये इम्पीडेंस ओम में है। अब हमने इसकी पर यूनिट अगर कैलकुलेट करनी है तो ये एक्चुअल वैल्यू है, तो हमें जो है वो एक्चुअल वैल्यू को हमने पर यूनिट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो एक्चुअल वैल्यू को पर यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक बेस वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है जी। तो अब जो अगर तो बेस आपने पर यूनिट वोल्टेज की कंसिडर करनी हो तो आपको बेस वोल्टेज फाइंड आउट करना पड़ेगी, अगर करंट की हो तो बेस करंट को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ये एक्चुअल में इम्पीडेंस है, तो इम्पीडेंस की पर यूनिट कैलकुलेट करने के लिए आपको बेस इम्पीडेंस की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और ये वाली एक्चुअल इम्पीडेंस ये ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी साइड पर है, तो हमें इसकी जो बेस इम्पीडेंस है वो भी सेकेंडरी साइड पर ही हमें देखना पड़ेगी। ठीक है, तो पर यूनिट को कैलकुलेट करके हमें जो है वो बेस इम्पीडेंस की ज़रूरत पड़ेगी। चलें अब आए हम इसको देखते हैं कि बेस इम्पीडेंस हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो आपके पास बेस इम्पीडेंस है ये यहाँ पर हमारे पास आ रही है जी वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एस बेस। ठीक है, तो जी इज इक्वल टू वी स्क्वेयर ओवर एस। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक फॉर्मूला बताया था कि वी बेस इज इक्वल टू वी स्क्वेयर ओवर एस फॉर्मूला है, तो मैं आपको फिर वहाँ पर ले चलता हूँ। सो जी इज इक्वल टू वी स्क्वेयर ओवर एस। तो यही फार्मूला हम यहाँ यूज़ करते हैं बेस इंपीडेंस कैलकुलेट करने के लिए। हम बेस इंपीडेंस क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमें इंपीडेंस की पर यूनिट चाहिए। इंपीडेंस की आपको एक्चुअल वैल्यू यहाँ पर ये पता है, तो बेस वैल्यू हमें कैलकुलेट करना पड़ेगी। तो एस और बी हमने यहाँ जूम किया, तो इसकी बिना पर बेस हम यहाँ पर करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो जी बेस 2 ऑन सेकेंडरी साइड इज इक्वल टू, क्योंकि सेकेंडरी साइड पर इंपीडेंस है तो सेकेंडरी साइड पर बेस हमें सेलेक्ट करना पड़ेगी। तो सेकेंडरी साइड पर बेस अगर सेलेक्ट करते हैं तो वोल्टेज तो सेकेंडरी साइड पर हम करेंगे, लेकिन एस बेस याद रखें ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी पर एस बेस सेम रहेगा, जबकि प्राइमरी और सेकेंडरी साइड पर वी बेस डिफरेंट होगा। प्राइमरी का वी बेस ये है, सेकेंडरी का वी बेस ये वाला है। तो सेकेंडरी पर चूंकि हम इम्पीडेंस कैलकुलेट कर रहे हैं तो सेकेंडरी का वोल्टेज डिवाइडेड बाय सेकेंडरी पर अपेरेंट पावर, तो अपेरेंट पावर एस प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों साइड पर सेम ही रहेगी। तो जी बेस 2 इज इक्वल टू वी बेस 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस बेस विच इज आल्सो इक्वल टू, तो वी बेस 2 क्या है जी? वी बेस 2 ये वाला 120 है, तो 120 स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस बेस क्या है? 20 के वी है, तो इट इज़ 20,000। तो ये इसको अगर आप कैलकुलेट करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.72 इन ओहम्स। फाइन। अच्छा, उसके बाद आपका आ जाएगा जी जो पर यूनिट लीकेज इम्पीडेंस है जो कि आपने वाइंडिंग 2 पर रेफर की हुई है, तो उसके पर यूनिट अब बेस इम्पीडेंस आ गई, तो पर यूनिट किस तरह से करते हैं जी? एक्चुअल डिवाइडेड बाय बेस, ये भी ओम में है और ये भी ओम में है। तो जब आप एक्चुअल को बेस का डिवाइड करोगे तो ये पर यूनिट में आ जाएगी जी। अच्छा, एक्चुअल ये वाली है, तो अब आपने सेकेंडरी साइड पर जो है वो वाइंडिंग 2 पर आपने पर यूनिट कैलकुलेट करनी है। तो ये देखो जी जी इक्विवेलेंट टू पर यूनिट, तो एक्चुअल वैल्यू जो कि आपको गिवन है ये वाली है डिवाइडेड बाय बेस जो भी आपने कैलकुलेट किया, तो एक्चुअल है जी वही जो गिवन है 0.0525 एंगल 78.13 डिग्री डिवाइडेड बाय जी बेस 2 विच इज इक्वल टू 0.72 एंड दिस इज इक्वल टू, अब आप अगर इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये आंसर आ जाएगा जी 0.079 एंगल वही रहेगा 78.13 डिग्री पर यूनिट। नाउ इट इज़ पर यूनिट। आप देख सकते हो जी बेस के साथ भी ओहम है, जी एक्चुअल के साथ भी ओहम है, लेकिन जी पर यूनिट के साथ कोई ओहम वगैरह नहीं लिखा।
सिंपल यहाँ पर पर यूनिट लिखा है, या इन शॉर्ट इसको PU भी लिख सकते हैं, स्मॉल लेटर्स में PU भी लिख सकते हैं, कैपिटल में नहीं, स्मॉल में। अच्छा, उसके बाद आ जाता है जी इफ z इक्विवेलेंट टू इज रेफर्ड टू वाइंडिंग 1। अब आपने प्रॉब्लम का एक पार्ट तो सॉल्व कर लिया, आपने पर यूनिट वैल्यू सेकेंडरी साइड पर कैलकुलेट कर ली, अब वही आपको पर यूनिट वैल्यू प्राइमरी साइड पर भी कैलकुलेट करना है। तो किस तरह से करेंगे, यही जो इम्पीडेंस है इसको प्राइमरी पर शिफ्ट करें। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि अब वोल्टेजेस को तो करंट को भी प्राइमरी और सेकेंडरी पर शिफ्ट कर लेते हैं, लेकिन इम्पीडेंस को ट्रांसफ़र करने का क्या फॉर्मूला है। अगर आपने सेकेंडरी साइड से प्राइमरी साइड पर इम्पीडेंस को ट्रांसफ़र करना हो तो उसका क्या फार्मूला होगा। इम्पीडेंस को सेकेंडरी से प्राइमरी पर ट्रांसफ़र करने का क्या फार्मूला होगा। तो जनाब मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूँ, अब से किसी को हो सकता है याद भी हो। उसका फार्मूला ये होता है कि प्राइमरी ओवर सेकेंडरी इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ टर्न्स रेशियो, यानी प्राइमरी इम्पीडेंस Z1 ओवर Z2 डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू Z1 ओवर Z2 इज इक्वल टू N1 ओवर N2 इट्स स्क्वायर। इसको आप टर्न्स रेशियो स्क्वायर भी कह सकते हैं। तो ये आ जाएगा जी Z1 इज इक्वल टू स्क्वायर रेशियो, यानी स्क्वायर ऑफ टर्न्स रेशियो मल्टीप्लाइड विद Z इक्वल टू, यानी Z1 और Z2 था तो ये Z2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा जी, स्क्वायर ऑफ टर्न रेशियो मल्टीप्लाई विद Z इक्वल टू विच इज इक्वल टू N1 ओवर N2 इट्स स्क्वायर, it is multiplied with Z equivalent to, it is also equal to 480 over 120 its square, यानी टर्न्स रेशियो इसकी क्या है जिस ट्रांसफार्मर की 480 ओवर 120, तो 480 ओवर 120 स्क्वायर इंटू जी इक्विवेलेंट टू, ये वाली वैल्यू साथ में आप इससे एक को मल्टीप्लाई करोगे 0.0525 एंगल 78.13 डिग्री। तो जब आप इसका स्क्वायर निकाल कर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.84 एंगल 78.13 डिग्री ओम, यानी जी इक्विवेलेंट 1। इसका मतलब है कि आपकी जो सेकेंडरी साइड पर इम्पीडेंस थी आपने ट्रांसफार्मर के टर्न रेशियो को यूज़ करते हुए सेम इम्पीडेंस प्राइमरी साइड पर शिफ्ट कर दी। अब आपके पास प्राइमरी साइड पे इम्पीडेंस आ गई है, आपने ये करना है कि प्राइमरी साइड पर इसकी पर यूनिट वैल्यू को कैलकुलेट करना है प्राइमरी साइड पर। ठीक हो गया। तो फिर आपके पास जब भी आपने पर यूनिट कैलकुलेट करना है तो अब आपको फिर बेस वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। सेकेंडरी साइड पर आपने पर यूनिट निकाली तो सेकेंडरी साइड पर आपने बेस वैल्यू निकाली, अब प्राइमरी साइड पर आप पर यूनिट निकालोगे तो प्राइमरी साइड पर आपको जो है वो बेस वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी। तो जनाब प्राइमरी साइड पर अगर हम बेस वैल्यू की बात करें तो प्राइमरी साइड पर बेस वैल्यू यानी जी बेस 1 किसके इक्वल आ जाएगी, जैसे जी बेस वी बेस 2 स्क्वायर ओवर एस बेस, तो जी बेस 1 किसके इक्वल आ जाएगा वी बेस 1 स्क्वायर ओवर एस बेस। एस प्राइमरी और सेकेंडरी पर सेम रहेगा। ठीक है, अच्छा आगे आए तो ये देखें जी बेस 1 वी बेस 1 स्क्वायर ओवर एस बेस, तो वी बेस 1 क्या है 480 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 20,000 विच इज आल्सो इक्वल टू 11.52 ओम। ये भी जनाब बेस वैल्यू होगी 11.52 ओम, और ये आपकी यहाँ पर ओम में एक्चुअल वैल्यू होगी। अब आपने पर यूनिट निकालनी है तो क्या क्या करेंगे जी, एक्चुअल वैल्यू प्राइमरी साइड पर जी इक्विवेलेंट 1 इन पर यूनिट, देखिए यहाँ पर पी यू लिखा होगा इक्वल टू जी इक्विवेलेंट 1 डिवाइडेड बाय जी बेस 1 विच इज इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू जो कि अभी हमने निकाली इम्पीडेंस डिवाइडेड बाय बेस इम्पीडेंस 11.52। तो जब आप इससे डिवाइड करोगे इट विल बिकम 0.0729 एंगल 78.13 डिग्री जी इक्विवेलेंट टू इन पर यूनिट। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको मैं बताऊँ कि आपके पास जो जी इक्विवेलेंट है पर यूनिट 1 पे ये निकला है 0.0729 एंगल 78.13। तो ज़रा आप पीछे जाएँ तो सेकेंडरी साइड पे क्या करी 0.0729 एंगल 78.13 डिग्री, यानी वो इम्पीडेंस जो आपने सेकेंडरी साइड पे पर यूनिट में कैलकुलेट की है प्राइमरी साइड पर भी पर यूनिट में इम्पीडेंस वही सेम ही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इम्पीडेंस है पर यूनिट में चाहे उसको सेकेंडरी साइड पे करो चाहे प्राइमरी साइड पे करो वो रहती सेम ही है। सो द पर यूनिट क्वांटिटी यू कैन से द पर यूनिट क्वांटिटी per unit impedance it is same whether it is on secondary side or it is on primary side. Fine, so the per unit value is always same। तो ये जो है ये पर यूनिट इम्पीडेंस आपके पास जो है ये सेम रहती है।
अच्छा, यही हाल वोल्टेज और करंट का भी होता है, ये इम्पीडेंस में आपने देख लिया। अच्छा, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपने जो यहाँ पर बेस वैल्यू को सिलेक्ट किया था, वो इस रेशो से कोई भी वैल्यू आप सिलेक्ट कर सकते हो, रेशो बस यही रहे, यानी इसी रेशो में आप जाते हो। अगर 480 का डबल करेंगे तो 120 का भी डबल करना पड़ेगा, अगर 480 का 3 टाइम्स करेंगे तो 120 का भी 3 टाइम्स करना पड़ेगा। इस रेशो को यूज़ करते हुए आप कोई सी भी बेस वैल्यू को सिलेक्ट कर सकते थे, हम आंसर यही रहेगा। हमने यहाँ पर जो है ये बेस वैल्यू वही ट्रांसफार्मर वाली ही यूज़ करनी है। अच्छा, उसके बाद आप तो मैं और एक और आपके साथ चीज़ शेयर करता हूँ कि ये देखें जी, ये आइडियल ट्रांसफार्मर है जिसमें कोई भी इम्पीडेंस वगैरह नहीं लगाएगी। ये एक्साइटेशन जो ब्रांच है उसको नेगलेक्ट किया हमने, तो यहाँ पर आर और इंडक्टेंस को यूज़ किया गया है। अच्छा, और इसके अलावा आपके पास जो है ये कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन है ट्रांसफार्मर की, कि जिसमें आप ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड पर आर और एक्स को लगा रहे हो, सेकेंडरी साइड पर भी एक्स और आर को लगा रहे हो, और ये आपकी जो है ये शंट ब्रांच है। ठीक है, तो ये डिफरेंट जो है ये ब्रांचेज हैं जिनको यूज़ करते हुए आप जो है वो कैलकुलेशंस कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और इंटरेस्टिंग बताता हूँ कि जब आपके पास एक ही कंपोनेंट हो, जैसा कि ट्रांसफार्मर हो, उसको आप कंसिडर करें तो उसकी जो रेटिंग है वो नेम प्लेट रेटिंग के हिसाब से जो है वो आमतौर पर बेस वैल्यू को सिलेक्ट करके किया जाता है। लेकिन जब आपके पास बहुत ज़्यादा कंपोनेंट्स मौजूद हों तो फिर आपको जो है वो सिस्टम की जो बेस वैल्यू है वो न्यू बेसिस पर शिफ्ट करना पड़ती है। मैं आसान से मैं आपको समझाता हूँ। तो फॉर एग्जांपल आपके पास अगर कोई एक क्वांटिटी है, पर यूनिट क्वांटिटी है, आपने उसको किसी और बेस पर कैलकुलेट किया है। जाहिर सी बात है, आपके पास पर यूनिट है तो आपने किसी बेस पर उसको कैलकुलेट किया है। अब आप जब उसको किसी एक और पावर सिस्टम में यूज़ करेंगे तो और पावर सिस्टम में यूज़ करते हुए बेसिस चेंज हो जाएंगी, बेस वाली जाहिर सी बात है उस पावर सिस्टम के हिसाब से आप रखेंगे। तो जो पहले वाली क्वांटिटी पर यूनिट की है, जिसको आपने किसी पहले वाले बेस वैल्यू के हिसाब से सिलेक्ट किया था, आप उसको न्यू बेस वैल्यू पर जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं इम्पीडेंसेस को। आमतौर पर ये इम्पीडेंस के साथ ही होता है, तो इम्पीडेंस को आप न्यू बेस वैल्यू पर सेट जो है वो कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम हमें ट्रांसफार्मर में आता है कि ट्रांसफार्मर को आप ने किसी ट्रांसफार्मर की नेम प्लेट रेटिंग के हिसाब से पर यूनिट में शिफ्ट किया होता है, लेकिन जब आप एक पावर सिस्टम में यूज़ करते हैं तो पावर सिस्टम पूरे के पूरे की जो बेस है वो एक डिफरेंट होती है। तो फिर आपने जो पहले वाली जो पर यूनिट वैल्यू कैलकुलेट की है उसको आप न्यू बेस पर शिफ्ट कर सकते हैं। वो किस तरह से कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखें जी, ये हमारे पास है जी पर यूनिट न्यू इज इक्वल टू जी एक्चुअल ओवर जी बेस न्यू। ठीक है, तो एक्चुअल किसके इक्वल होता है जी? एक्चुअल होती है क्वांटिटी, यानी कि पर यूनिट किसके बाय इक्वल है? पर यूनिट इज इक्वल टू, मैं अगर आपको फॉर्मूला की तरफ लेकर चलूँ तो आपको समझाने की खातिर मैं ये ले आता हूँ। पर बेस यहाँ से पर यूनिट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आपको क्या मिलेगा जी? एक्चुअल क्वांटिटी, यानी बेस यहाँ डिवीजन में इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो पर यूनिट क्वांटिटी को अगर बेस क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो आपको एक्चुअल क्वांटिटी मिलती है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो आपके पास यहाँ पर जी पर यूनिट न्यू इक्वल टू जी एक्चुअल ओवर जी बेस न्यू, यानी पर यूनिट आपने अगर कैलकुलेट करना है तो एक्चुअल ओवर बेस। तो ये जो एक्चुअल क्वांटिटी है ये आपको अगर आप पर यूनिट और बेस को मल्टीप्लाई करें तो ये एक्चुअल आपको मिल जाती है। तो पर यूनिट यानी कि किसी और बेस पर, यानी ये वाली जो वैल्यू है ये ओल्ड बेस पर रखी है। तो हम कहते हैं कि जो पहले वाली किसी बेस पर कैलकुलेशन हुई है उसको हम जी पर यूनिट ओल्ड का नाम देते हैं। ये जी बेस ओल्ड है, ये जी बेस न्यू है। तो बस आपने यहाँ पर ये जी पर यूनिट ओल्ड को एक साइड पे कर लें। तो ये जी बेस किसके इक्वल है जी? वी स्क्वायर ओवर एस, यानी जी बेस ओल्ड इज इक्वल टू वी बेस ओल्ड डिवाइडेड बाय एस बेस ओल्ड, यानी ये वी स्क्वायर, ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ है, ये वी बेस स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस बेस, ये आपको नजर आ रहा है कि इसको तरतीब में बाद में लिखा गया है। ये वी बेस ओल्ड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस बेस ओल्ड, और ये जी बेस न्यू इज इक्वल टू बेस
डिवाइडेड बाय एस बेस वी बेस स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस बेस न्यू। तो जब ये एस बेस इसके डिवीजन में आएगा तो ये यहाँ से इसके ऊपर चला जाएगा। सो इन शॉर्ट ये है कि अगर आपके पास इम्पीडेंस किसी और बेस पर आपने कैलकुलेट की हो, इम्पीडेंस तो एस और बी पर ही कैलकुलेट होगी ना, तो आप उसको न्यू बेस पर शिफ्ट कर सकते हो इस फॉर्मूले से। जी पर यूनिट न्यू इज इक्वल टू जी पर यूनिट ओल्ड, यानी यहाँ पर आप ओल्ड पर यूनिट वैल्यू लिखोगे, साथ में लिखोगे वी बेस ओल्ड डिवाइडेड बाई वी बेस न्यू स्क्वायर इंटू एस बेस न्यू डिवाइडेड बाई एस बेस ओल्ड। यानी कि अगर आपने पर यूनिट वैल्यू, जैसे मैंने आपको बताया कि पर यूनिट कैलकुलेट करने के लिए आपको बेस की ज़रूरत होती है, तो बेस कुछ भी हो सकती है। अगर आपने एक सिस्टम से डिफरेंट वैल्यू पर कोई पर यूनिट कैलकुलेट की है तो आप उस इम्पीडेंस को किसी भी न्यू वैल्यू पर शिफ्ट कर सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। You only need to know the basis of previous calculation and the basis of current calculation। यानी जो previous calculation हुई है उन basis को लेंगे और जो current calculation हैं उन basis को ले करके आप जो हैं वो ये वाली calculations perform कर सकते हैं, impedances को shift कर सकते हैं। अच्छा, अभी हमारे पास एक प्रॉब्लम और है, हम उसको भी देखते हैं और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि देखेंगे हमारे पास एक सिस्टम है। हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे कि 3 जोन्स हैं, एक सिंगल फेज सर्किट है जिसको हमने यहाँ शो किया हुआ है। ये देखेंगे ये एक वोल्टेज सोर्स है जो मैंने आपको पावर सिस्टम का कंसेप्ट दिया है, ये सारे का सारा पावर सिस्टम इसमें आ गया है। इसके हमने एनालिसिस करने हैं इसको पर यूनिट में शिफ्ट करके। पहले तो इस सिस्टम को समझें। ये एक पावर वोल्टेज सोर्स है, 220 वोल्ट का है। अच्छा, उसके आगे ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ट्रांसफार्मर की ये वाली रेटिंग है, मेन रेटिंग पर अभी नहीं जा रहा। और उसके बाद यहाँ पर ये ट्रांसमिशन लाइन लगी हुई है 2 ओम की। उसके बाद एक और ट्रांसफार्मर है जो कि स्टेप डाउन है, ये 240 को 480 पर करता है और ये 460 को 115 वोल्ट पर करता है। और उससे आगे जो है ये लोड लगा हुआ है और वो ग्राउंड है। अब होता यूँ है कि यहाँ से पावर फ्लो करती है, ट्रांसफार्मर से स्टेप अप होती है, इस ट्रांसमिशन लाइन से जाती है, यहाँ से स्टेप डाउन होकर इस लोड को सर्व किया जा रहा है। इस लोड की जो है वो रेटिंग ये लिखी हुई 0.9 प्लस जे 0.2। हमने इस सिस्टम को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। इस पहले हिस्से को हमने जोन 1 कहा है जो कि ट्रांसफार्मर के पहले वाला हिस्सा है, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड तक जो हिस्सा है इसको जोन 1 कह दिया है। अब इसकी सेकेंडरी साइड से इसकी प्राइमरी साइड T2 जो सेकंड ऑप्शन है इसकी प्राइमरी साइड तक ये वाला इंक्लूडिंग ट्रांसमिशन लाइन, इस सारे हिस्से को हमने जोन 2 का नाम दिया है। और यहाँ से इसकी T2 की सेकेंडरी से ऑनवर्ड जो है इसको हमने जोन 3 का नाम दे दिया है। ठीक है। अच्छा, अब T1 की रेटिंग देख लो, इट इज़ 30 kVA, 240 to 480 वोल्ट्स। और जो इक्विवेलेंट है एक्स इस ट्रांसफार्मर की जो इक्विवेलेंट रिएक्टेंस है इट इज़ 0.1 पर यूनिट है। ठीक है। इसी तरह से ये सेकेंडरी जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले हमने इक्विवेलेंट रिएक्टेंस देखी है वो सेम उसी तरह से आपके पास जो है ये अभी इक्विवेलेंट रिएक्टेंस पर यूनिट में गिवन है। इसी तरह से ये देखो T2 की 20 kVA 460 to 115 वोल्ट्स और जो इसकी इक्विवेलेंट रिएक्टेंस है इट इज़ 0.10 पर यूनिट में ये आपको जो है वो गिवन है। पर यूनिट में ये आपका T2 की वैल्यू है और ये जोन 2 में यहाँ आपके ट्रांसमिशन लाइन है इसकी भी इम्पीडेंस ऑन में है और ये वाली जो इम्पीडेंस लोड की ये वाली है और ये सोर्स वोल्टेज 220 वोल्ट का। अच्छा, अब प्रॉब्लम सुन लो। प्रॉब्लम ये है कि आपको उसने कहा हुआ है कि जोन 1 में, जोन को उसने डिवाइन कर दिया है, उसने कहा है कि आपने जोन 1 में 30 kVA और 240 वोल्ट को सिलेक्ट करना है और इसी बेस को यूज़ करते हुए आपने पर यूनिट सर्किट ड्रा करना है। और फिर उसके बाद आपने क्या कैलकुलेशन करनी है जी, उसके बाद जाकर आपने जो है वो पर यूनिट इम्पीडेंसेस और पर यूनिट सोर्स वोल्टेज कैलकुलेट करना है। और फिर आपने एक्चुअल लोड करंट कैलकुलेट करना है। लोड करंट जो है वो आपने पर यूनिट और एम्पेयर्स यानी एक्चुअल में कैलकुलेट करना है। और जो ट्रांसफार्मर वाइंडिंग रेजिस्टेंस और शंट एडमिटेंसी हैं उनको नेगलेक्ट कर दिया गया है। तो ये प्रॉब्लम है। मैं आपको फिर प्रीवियस प्रॉब्लम पे लेके आता हूँ। तो इसको हम समझते हैं जी
कि ये हमारे पास एक ट्रांसमिशन लाइन है और ये ओवरऑल ये एक पावर सिस्टम है। अच्छा, एक असूल याद रख लें जो मैंने आपको कहा था कि इस सारे के सारे सिस्टम में ये जनरेशन, ट्रांसफार्मर, ट्रांसमिशन, ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन या यूटिलाइजेशन वगैरह, यहाँ पर इस सारे के सारे पावर सिस्टम में जो आपने पर यूनिट वैल्यू को सिस्टम को यूज़ करना है, तो इस सारे सिस्टम का जो एस है, जो अपेरेंट पावर है या जो केवीए है, वो सेम होनी चाहिए। जो यहाँ पर है वही यहाँ पर होगी, वही यहाँ पर होगी। एस जो है अपेरेंट पावर इस सारे सिस्टम की सेम होगी। तो उसने कहा है 30 के वी यूज़ करें, तो हम इस सारे सिस्टम के लिए 30 के वी एस को चूज़ करेंगे। दो चीज़ें चूज़ करनी है ना, एस और वी। एस जो है हम इस सारे सिस्टम के लिए 30 के वी यूज़ करेंगे। अब जोन वन पे आ जाए। जोन वन है कि 240 टू 480 वोल्ट्स में, तो जोन वन को उसने कहा है इसको 240 ही चूज़ करें। यानी जोन वन की एस यहाँ पे 30, यहाँ 30, यहाँ 30, वी यहाँ 240 हो जाएगी। अच्छा, 240 के बाद 240 क्योंकि ट्रांसफार्मर की रेशो के हिसाब से होगी, तो जोन टू में 240 480 है, तो ये 480 वोल्ट हो जाएगी। जोन टू में 480 रहेगी। उसके बाद जोन थ्री में अगर आप आओ, तो जोन थ्री के ट्रांसफार्मर की रेशियो 460 से 115 वोल्ट है। तो हम इस टर्न रेशियो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 480 को, तो हम जोन थ्री की जो है वो वोल्टेज निकाल लेंगे कि जोन थ्री की जो बेस वोल्टेज है वो क्या है। यानी जोन वन की, जोन टू और जोन थ्री में एस सेम रहेगा, 30 के वी है, 30 के वी है, 30 के वी है। जोन वन में बेस वोल्टेज 240, जोन टू में बेस वोल्टेज 480 इसके टर्न रेशियो के हिसाब से, और फिर 460 टू 120 ये वाला जो 115 है इसके टर्न रेशियो के साथ 420 480 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि जोन थ्री में जो है हमारे पास बेस वोल्टेज क्या होगा। जब हमें बेस अपेरेंट एस सब में सेम और वी रेशियो के हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास जो है ये हम आई और जी जो है वो उनको कैलकुलेट बेसिस को कैलकुलेट कर लेंगे। एक चीज़ हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आपको मैं एक और बता दूँ, ये देखेंगे ये ट्रांसफार्मर है, ये इसके इक्विवेलेंट 0.1 पर यूनिट है, इसके इक्विवेलेंट 0.1 पर यूनिट। इसका क्या मतलब है कि आपको पता है कि ट्रांसफार्मर की इम्पीडेंस जो है एक लीकेज इम्पीडेंस होती है, तो उसी को ही हम यूज़ करते हैं, बाकी शंट वगैरह या बाकी और को हम नेगलेक्ट कर देते हैं। जस्ट इस इक्विवेलेंट इम्पीडेंस जो है वो लीकेज इम्पीडेंस है, इसी को ही इक्विवेलेंट इम्पीडेंस इसको यूज़ करते हैं। ये पर यूनिट है, ये पर यूनिट इसकी रेटिंग के हिसाब से कैलकुलेट की गई है। ये वाली इसकी रेटिंग है। इसी तरह से ये वाली पर यूनिट इसकी रेटिंग के हिसाब से सेलेक्ट की गई है। अब इस सिस्टम की अगर हम बात करें, इन ट्रांसफॉर्मर को जब इस पूरे के पूरे सिस्टम में लाया गया है, तो इस सिस्टम की रेटिंग 30 के बन गई है। इस सिस्टम पावर सिस्टम की रेटिंग 30 के एस, और बेस वैल्यू जो है वो डिफरेंट होंगी। तो अब क्योंकि एस चेंज हो रहा है, तो हमें ये वाली जो एक्स है वो चेंज्ड एस और बी पर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगी। यानी ये वाला जो फॉर्मूला है, ये इम्पीडेंस जी न्यू इज इक्वल टू जी पर यूनिट ओल्ड इज इक्वल टू वी बेस ओल्ड डिवाइडेड बाई वी बेस न्यू एक्स स्क्वायर इंटू एस बेस न्यू ओवर एस बेस ओल्ड। इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हमें ये एक्स इक्विवेलेंट, यहाँ एक्स इक्विवेलेंट इस पावर सिस्टम की डिमांड के मुताबिक कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा, अब आ जाए जरा जोन वन की कैलकुलेशन। इस फिगर को अभी छोड़ दें, इस फिगर पर अपने नहीं आना, जस्ट ये जोन वन की कैलकुलेशन पर आ जाए। जोन वन की बेस वोल्टेज 240 वोल्ट है, तो जी बेस क्या आ जाएगा जी? जी बेस यहाँ आपको नज़र आ रहा है जी, जी बेस का फॉर्मूला मैंने आपको बताया वी स्क्वेयर ओवर एस। तो वी स्क्वेयर क्या है जी? वी स्क्वेयर इज इक्वल टू वी स्क्वेयर ओवर एस। तो वी है जी 240 ओवर एस क्या है जी? 30 के वी है, यानी 30,000 विच इज़ इक्वल टू 1.92 ओम। तो जी बेस वन यहाँ पर 1.92 है और एस बेस यहाँ पर 30 के वी है। अच्छा, जोन टू में आ जाएँ। ट्रांसफार्मर की रेशो के हिसाब से हमने यहाँ 480 सेलेक्ट किया है, तो 480 के हिसाब से यहाँ पर जो है ये 480 वोल्ट है, तो ट्रांसफार्मर की टर्न रेशो। तो यहाँ पर जी बेस किसकी इक्वल आ जाएगा? जी इज इक्वल टू वही फॉर्मूला अगर आपको याद हो, वी स्क्वेयर ओवर एस। तो यहाँ पर वी बेस क्या है? 480 डिवाइडेड बाय एस 30,000 विच इज इक्वल टू 7.68 ओम। जोन टू में जो वी बेस है वो 7.68 ओम है। अच्छा, अब जोन थ्री की तरफ चले जाओ।
तो जोन 3 में आपने जो है वो जी, पहले तो वी बेस निकालो। वी बेस निकालने के लिए हमें 480 को इसके टर्न्स रेशियो के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 460 ओवर 115 मल्टीप्लाइड विद आपका जो है वो 480। तो क्या आंसर आ जाता है कि 460 डिवाइडेड बाय 115। तो 480 को आपने 4 पे डिवाइड कर देना है, तो वो 120 वोल्ट बनेगा। ठीक है जी। तो ये जो है ये इसके टर्म्स रेशियो, यानी ये प्राइमरी ये सेकेंडरी, जोन 2 ओवर जोन V2 ओवर V3 इज इक्वल टू 8 से टर्म्स रेशियो। तो V2 आपको पता है और V3 आपने कैलकुलेट करना है। तो V3 इज इक्वल टू V2 मल्टीप्लाइड विद 115 बटा 460। तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से जोन 3 की जो वोल्टेज निकलेगी वो 120 वोल्ट निकलेगी। तो जी बेस 3 किसके कुल आ जाएगा जी, वी स्क्वेयर ओवर एस। तो वी क्या है 120 स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 30 के वी है विच इज इक्वल टू 0.48 ओम। और इसमें अगर आप करंट की बेस भी निकालना चाहो तो वो किसके कुल आ जाएगा जी, एस ओवर आपके पास क्या होता है जी, एस इज इक्वल टू वी आई होता है। तो आई इज इक्वल टू एस ओवर वी। तो एस क्या है 30,000 डिवाइडेड बाई वी क्या है 120। सो आई बेस 3 इज इक्वल टू 250 एम्पियर। ठीक है, ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है। तो आइए हम आगे चलते हैं, हम जो है प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी मैं आपको बताऊं कि जो जोन 2 है, जोन 1 में आपको कहा गया है, जोन 1 में जो बेस वोल्टेज है वो 240 लेनी है बेस वोल्टेज, वही उसमें बताया। और एस जो है वो 30 के वी है, यहाँ सेम होगा और 240 बेस यहाँ पर होगी। तो आएंगे यहाँ पर आपको बताऊँ कि वी बेस 1 240 वोल्ट है और 30 के वी जो है ये सेम होगी हर एक जगह पर। तो जब आप ट्रांसफार्मर में मूव करोगे तो जो बेस वोल्टेज है वो प्रोपोर्शन के हिसाब से चेंज हो जाएगी। यानी जब आप ट्रांसफार्मर के यहाँ से यहाँ जाओगे, प्राइमरी ओवर सेकेंडरी इज इक्वल टू 240 ओवर 480। तो जब आप सेकेंडरी पे जाओगे, इस हिस्से पे बेस वोल्टेज आपने कैलकुलेट करनी है। तो इस रेशो को इन्वर्ट करके इस हिस्से की जो बेस वोल्टेज है उसके साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी वी बेस इक्वल टू 480 ओवर 240 मल्टीप्लाइड विद 240। तो आंसर आ जाएगा जी 480 वोल्ट। अब वी बेस 3 पे आप क्या जाओगे तो फिर आपको इसके टर्न रेशो, यानी ये अगर आप बोलें इसको V1 ओवर V2 इज इक्वल टू N1 ओवर N2। तो आपको V1 पता है 240, तो V2 अगर निकालना हो तो किस तरह से निकालेंगे, V1 के साथ इसकी टर्न रेशो पे इन्वर्ट करेंगे ना दूसरी साइड पे, इक्वेशन की दूसरी साइड पे जब ये टर्न रेशो जाएगी तो इन्वर्ट हो जाएगी। 240 बाई 480 जब जाएगी 480 बाई 240 बन जाएगा मल्टीप्लाई विद दिस बेस वैल्यू। तो यहाँ पर बेस है 240, तो आंसर आ जाएगा 480। तो इस हिस्से में बेस वोल्टेज है 480। अब इस हिस्से की बेस वोल्टेज पता है तो इस हिस्से में निकालने के लिए क्या करेंगे जी, इसको अगर आप बोलो V2 ओवर V3 इज इक्वल टू टर्म्स रेशियो ऑफ द ट्रांसफार्मर T2। तो इस हिस्से की बेस वोल्टेज अगर आपने निकालनी है तो वो किस तरह से निकालेंगे, बेस वोल्टेज ऑफ दिस पोर्शन इज इक्वल टू बेस वोल्टेज ऑफ दिस पोर्शन मल्टीप्लाइड विद 115 बटा 460। ठीक है, यानी V2 ओवर V3 इक्वल टू टर्न्स रेशियो ऑफ द ट्रांसफार्मर। सो V3 अगर आपने निकालनी है तो यहाँ पर वोल्टेज V2 मल्टीप्लाइड विद इन्वर्टेड टर्न्स रेशियो ऑफ द ट्रांसफार्मर। मतलब आपको तो वी बेसिकली इक्वल टू 115 और 460 मल्टीप्लाइड विद 480। तो इस कैलकुलेशन को अगर आप देखो तो ये आंसर आ जाएगा जी 120 वोल्ट्स। सो वी बेस 3 भी आप लोगों ने निकाल ली है। तो जी बेस 2 आपने निकालनी है। तो जी बेस 2 किसके कुल आ जाएगी जी, यानी इस जोन की बेस निकालनी है। तो जी इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर एस। तो यहाँ भी जी इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर, तो वी स्क्वायर ओवर एस 7.68 ओम, यहाँ भी वी स्क्वायर ओवर एस 0.48 ओम। तो आई बेस अगर आपने निकालनी हो यहाँ पर तो आई किसके कुल आता है जी, एस ओवर वी के। आई बेस इक्वल टू एस बेस ओवर वी बेस 3। तो एस बेस 30,000 और वी बेस 3 है 120। तो आई बेस बन जाएगा जी 250 एम्पियर। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद ये वाली बेस वैल्यूज़ आप लोगों ने जो है वो कैलकुलेट कर ली हैं। उसके बाद जाकर एक प्रॉब्लम हमें और फेस करना पड़ेगा, वो ये है कि ये वाला जो ट्रांसफार्मर है हमने हर एक की बेस वैल्यूज़ यहाँ पर निकाल ली हैं।
अभी हमें देखना है कि इस ट्रांसफार्मर की जो इम्पीडेंस है ये वाली 0.1 पर यूनिट, क्या ये इस सिस्टम की जो है वो बेस वैल्यू उसके मुताबिक है। तो पहले तो ये देखें कि ये 0.1 जो है ये इस एस और बी से कैलकुलेट हुआ है। 30 और 240 या 30 और 480 ये एक ही चीज़ है। ये वाली क्योंकि इसी सेम बेस पर कैलकुलेट हुआ है, सो हमें इसकी ओल्ड और न्यू बेसिस सेम है, सो हमें इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस ट्रांसफार्मर का जो पर यूनिट है वो जिस बेस पर कैलकुलेट हुआ था वो इसी सिस्टम की बेसिस भी बनी है। ठीक है, अब इस ट्रांसफार्मर T2 की तरफ आ जाए। इसका पर यूनिट जो है 0.1 ये 20 kVA और 460 या 115 वोल्ट पर कैलकुलेट हुआ था। लेकिन अभी जो करंटली इससे इन दोनों जोन्स में जो बेसिस चल रही हैं, यहाँ पर 30 kVA और 480 है और यहाँ पर 30 kVA 120 वोल्ट है। तो चाहे आप इस साइड पे कैलकुलेट करो चाहे नहीं आएगा, लेकिन बेसिक चेंज हो गई हैं। जबकि इसके हैं जो है वो 20 kVA 460 पर या 20 kVA 115 वोल्ट पर ये वाली जो है इम्पीडेंस कैलकुलेट की गई थी। तो हमें इसकी जो है वो न्यू बेस पर इम्पीडेंस कैलकुलेट करना पड़ेगी। ठीक है, वो आप चाहे ओल्ड ये वाली और ये वाली ले लें। अगर 20 kV और 460 लेंगे तो यहाँ पर आपको जो है वो न्यू में 30 और इस हिस्से की 480 वोल्ट लेना पड़ेगी। अगर आप इस पोर्शन में लेंगे तो आपको न्यू में 30 kV और 120 वोल्ट लेना पड़ेगी और ओल्ड में 20 और 115 लेना पड़ेगी। अगर आप इस हिस्से में लेंगे तो ओल्ड में आपको 20 kVA और 460 और न्यू में 30 और 480 पड़ेगी। तो दोनों पोर्शन में जहाँ भी आप कैलकुलेट करोगे इसकी न्यू इम्पीडेंस सिस्टम के मुताबिक तो वो जो है आंसर सेम आएगा। किस तरह से ये देखें, अगर तो आप लेते हो जी एक्स ट्रांसफार्मर जो सेकंड ट्रांसफार्मर है उसके पर यूनिट, तो यहाँ फार्मूला क्या है जी, ये जी पर यूनिट ओल्ड साथ में वी पर यूनिट ओल्ड डिवाइडेड बाय वी पर यूनिट न्यू। V old, V base old over V base new, so V base old 460 डिवाइडेड बाय न्यू आ जाएगा जी 480। ओल्ड से मुराद है कि इसको इस वाले को जो अगर हम इस हिस्से पर कैलकुलेट करें क्योंकि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड है तो यहाँ से ये कंफ्यूजन पैदा हो सकती है। जब न्यू कैलकुलेट करनी है इस पोर्शन पर कैलकुलेट करेंगे इस पोर्शन पर, तो आपके लिए आंसर ये है कि चाहे आप इस पोर्शन पर कैलकुलेट करें चाहे इस पोर्शन की बेसिस पर कैलकुलेट करें आंसर सेम रहेगा। तो हम पहले इस पोर्शन की बेसिस वैल्यू पर करते हैं। तो आप देखें कि इसके लिए जो ओल्ड वोल्टेज है वो 460 है और ओल्ड KVA 20 है और न्यू जो है वो 30 KVA और न्यू वोल्ट जो है वो 480 वोल्ट है। तो ये देखेंगे ओल्ड वोल्टेज बेस वोल्टेज डिवाइडेड बाय न्यू बेस वोल्टेज इट्स स्क्वायर इनटू न्यू KVA डिवाइडेड बाय ओल्ड KVA। न्यू एस एस न्यू डिवाइडेड बाय एस ओल्ड। तो पहले न्यू जो है 30,000 है और जो न्यू है ये 20,000 है। तो ये वाला जो है ये 0.1 है, तो आंसर आ जाएगा 0.1378 पर यूनिट एक्स जो है वो सेकंड ट्रांसफार्मर की रिएक्टेंस। अच्छा, अब अगर आप इसी के ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी साइड के पोर्शन को यूज़ करते हुए करेंगे तो यहाँ पर जो है ये एस और वी, एस न्यू 30, वी न्यू 120 और इसकी एस ओल्ड 20 और इसकी जो है वी न्यू 115 है। तो सेकेंडरी साइड पर अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो वी ओल्ड ओवर वी न्यू इट्स स्क्वायर एस ओल्ड ओवर एस न्यू ओवर एस ओल्ड ये बनेगा। इसको भी कैलकुलेट करो तो आंसर 0.1378। तो चाहे आप प्राइमरी पे करो चाहे आप सेकेंडरी पे करो तो आंसर जो है इसका यही रहेगा और वो 0.1378 पर यूनिट ही रहेगा। यानी यहाँ से आपका जो रिज़ल्ट है वो उसने आपको सेम ही दिया है। ठीक है, अच्छा अब आपके लिए प्रॉब्लम ये है कि हमने क्योंकि पर यूनिट बनाना है तो जोन 2 में ये ओहम में कोई भी चीज़ ओहम में नहीं रहनी चाहिए बल्कि अब ये शिफ्ट हो जानी चाहिए पर यूनिट में। तो ये क्या है जी, ये है आपका ओहम में। तो ये एक्स लाइन जो है ये एक्चुअल है 2 ओहम की, ये ट्रांसमिशन लाइन है। तो इसकी पर यूनिट कैलकुलेट करने के लिए ये एक्चुअल वैल्यू और इस जोन में जो बेस वैल्यू है वो हम लोगों ने कैलकुलेट की हुई है। तो जोन 2 की जो बेस वैल्यू है जोन जी बेस 2 जोन 2 में 87.68
तो आप क्या करोगे जी, एक्स लाइन पर यूनिट एक्चुअल 2 ओवर बेस 7.68, तो इसको अगर आप डिवाइड करो तो आंसर इज 0.2604। अच्छा, उसके बाद आ जाओ लोड की पर यूनिट आपने कैलकुलेट करनी है। मैं फिर आपको यहाँ पर लेकर आता हूँ। तो जोन 3 में इसकी ये भी एक तरह की इम्पिडेंस ही है ना, इसकी पर यूनिट यानी एक्चुअल ये, और जोन 3 की जो बेस तो ये आपको गिवन है 0.48, तो इसकी पर यूनिट अगर आपने कैलकुलेट करनी है तो लोड की इम्पिडेंस डिवाइडेड बाय पर बेस वोल्टेज, सॉरी बेस इम्पिडेंस, इट इज़ 0.48। तो अगर हम इसको इससे डिवाइड करते हैं तो आंसर आ जाता है 1.875 प्लस जे 0.4167, दिस इज इन पर यूनिट। ठीक है, तो ये वाला जो है ये पर यूनिट है। तो यहाँ पर देखो ज़रा कि हमने ये वाली 220 वोल्ट को भी आप लोगों ने जो है वो डिवाइड कर देना है बेस वोल्टेज पर। तो 220 वोल्टेज जो आपके पास मौजूद हैं, आपने 220 को छोटी जो है उस पर डिवाइड कर देना है। तो उसके लिए आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा जी 0.91। तो ये वाला जो वोल्टेज सोर्स है ये 220 वोल्ट का है, ये भी पर यूनिट में ही चेंज होना चाहिए। तो वोल्टेज को पर यूनिट में करने के लिए इस जोन में ये वोल्टेज और इस जोन में जो बेस वोल्टेज है ये 240 वोल्ट है। तो 220 को 240 से अगर डिवाइड करो तो आंसर आ जाएगा 0.9167। अब आए हम इसका जो है वो पर यूनिट सर्किट बनाते हैं। ये सिंगल फेज सर्किट है, इसका पर यूनिट सर्किट बनाते हैं। तो ये हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स आ गया, 220 को 240 से डिवाइड करते ये पर यूनिट में। जब पर यूनिट सर्किट में आएंगे तो हर चीज़ पर यूनिट में आएगी। किस तरह से बनाएंगे, इस वोल्टेज सोर्स का पर यूनिट ये आ गया, उसके बाद इस ट्रांसफार्मर का पर यूनिट जो इम्पीडेंस है वो यहाँ पर लिख लेंगे ट्रांसफार्मर की जगह पर। यहाँ पर हमने सिर्फ एक रिएक्टेंस को इंक्लूड कर दिया है, देख सकते हैं आप। तो जो है इट इज़ जे 0.1 पर यूनिट ये वाली है। उसके बाद ट्रांसमिशन क्या आई थी, मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पर ट्रांसमिशन लाइन पर। तो ट्रांसमिशन लाइन के पर यूनिट 0.2604। तो यहाँ पर देखो जी ट्रांसमिशन लाइन की रिएक्टेंस आ रही है जे 0.2604 पर यूनिट। और फिर उसके बाद ट्रांसफार्मर T2 आ जाएगा जी, और इसकी जो है ये पर यूनिट में आ रहेगी 0.1378। इसकी भी अभी हमने कैलकुलेट की है। यहाँ पर मैं आपको याद होगा 0.1378, क्योंकि ये रिएक्टेंस है एक्स के साथ जे आता है, लिहाजा यहाँ भी एक्स के साथ जे आएगा, यहाँ भी जे आएगा, और इसके साथ भी जो है आपके पास जे आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये एक्स लिखा हुआ है ना, तो ये रिएक्टेंस है। अच्छा, उसके बाद आगे चलो। तो उसके बाद लोड की हमने यहाँ पर जो है वो पर यूनिट वैल्यू अभी जो कैलकुलेट की थी वो भी हमने पर यूनिट में लिख दी है। तो इन शॉर्ट ये है कि हमारे पास ये वाला जो सिस्टम है ये पर यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट हो गया। ये भी पर यूनिट, ये ट्रांसफार्मर पर यूनिट, ये ट्रांसमिशन लाइन पर यूनिट, ये सेकंड ट्रांसमिशन पर यूनिट, ये लोड पर यूनिट में। और ये एक सिंपल सा एक सर्किट बन गया है। ये वोल्टेज सोर्स है, एक ये इम्पीडेंस, एक ये इम्पीडेंस, एक ये वाली है, एक यहाँ पर इम्पीडेंस है। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूँ कि आपने इसमें करंट को कैलकुलेट करना हो तो करना है, तो आप क्या क्या आंसर होगा, किस तरह से करेंगे? सिंपल सी बात है, तो ये आंसर होगा जी इसमें अगर करंट को कैलकुलेट करना है तो आप अपनी सर्किट की टेक्निक्स से ये पढ़ कर आए हैं। तो करंट को अगर कैलकुलेट करना है सॉरी, तो उसके लिए आपको जो है वो करंट को जब आपने कैलकुलेट करना है तो किसकी को ला रहे हैं, वोल्टेज सोर्स डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ ऑल इम्पीडेंस। ठीक है जी। तो इसमें आपका जो वोल्टेज सोर्स है ये आ जाएगा, ये देखें ज़रा। तो आपने लोड में इसमें करंट कैलकुलेट करना है तो ये आ जाएगा जी वोल्टेज सोर्स यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ ऑल इम्पीडेंसेस। तो ये हमने सारी की सारी इम्पीडेंसेस को ऐड करके लिख दिया। इनको ऐड करेंगे तो आप अगर इनको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, अपना जो कैलकुलेटर है आपका उससे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे तो नेट आंसर इसको इसके डिवाइड करें तो नेट आंसर आ जाएगा जी 0.4395 एंगल आ जाएगा जी -26.01 डिग्री पर यूनिट में। सो मुझे एक बात बताओ कि यहाँ से जो करंट है सारा कुछ सीरीज में ही है ना, तो अगर आपने ये करंट को कैलकुलेट किया है तो वही करंट तो लोड में से भी गुजर रहा है। तो इसीलिए ये जो करंट हमने कैलकुलेट किया है हम उसे ही लोड करंट का भी नाम दे देंगे। तो ये आपका जो है ये लोड करंट है और ये पर यूनिट में है।
तो अब तक की सारी डिस्कशन से मेरा ये आपसे क्वेश्चन है कि अगर आपके पास कोई एक क्वांटिटी पर यूनिट में हो, आपने एक्चुअल क्वांटिटी कैलकुलेट करनी हो तो क्या करेंगे जी? मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूँ कि पर यूनिट क्वांटिटी इज इक्वल टू एक्चुअल क्वांटिटी ओवर बेस क्वांटिटी। अगर बेस क्वांटिटी को पर यूनिट क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया जाए तो आपको एक्चुअल क्वांटिटी मिल जाती है। सो यहाँ पर जो है ये पर यूनिट क्वांटिटी है, इसको अगर बेस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आपको एक्चुअल क्वांटिटी मिल जाएगी। तो ये देखेंगे पर यूनिट क्वांटिटी मल्टीप्लाइड विद आई बेस 3, यानी इसकी जो बेस वैल्यू है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे पर यूनिट वैल्यू, और इस पोर्शन में जो बेस थी वो 250 थी, ये आपको याद होगा, ये 250 बेस हमने यहाँ निकाली थी। सो यहाँ पर जो है ये 250 आ जाएगा आपके पास। तो 250 को अगर आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा जी 109.9, एंगल आ जाएगा -26.01 डिग्री मिनट। ठीक है। सो ये जो है ये हमने लोड करंट को कैलकुलेट कर लिया है, लोड करंट को यूजिंग वैल्यू ऑफ यूजिंग पर यूनिट सिस्टम। सो हमने क्या किया, एक पूरे के पूरे पावर सिस्टम को सारे के सारे को हमने जोन्स में शिफ्ट किया। उसके बाद हर जोन के लिए एस और बी डिफाइन किए, फिर जी डिफाइन किया, फिर हर एक को पर यूनिट में कन्वर्ट किया, फिर पर यूनिट सर्किट बनाया, फिर पर यूनिट सर्किट पर जो है वो बेसिक सर्किट लॉज अप्लाई किए। तो वहाँ से हमने करंट को कैलकुलेट कर लिया, फिर हमने बेस वैल्यू करंट के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमें एक्चुअल करंट का पता चल गया। तो ये पर यूनिट सिस्टम का एडवांटेज आपके सामने आ गया कि पर यूनिट सिस्टम से किसी भी बड़े के बड़े सिस्टम को, बड़े से बड़े सिस्टम को आप एनालाइज कर सकते हो, उस पर एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हो, और आप उस पर जो है को सिंप्लीफाई करने के बाद उसके जो है वो डिफरेंट उस पर प्रोसेस आप अप्लाई कर सकते हैं, और उसके एनालिसिस से आपको डिफरेंट इंफॉर्मेशन मिल सकती हैं। हमें इस सिंगल लाइन डायग्राम सर्किट था, हमने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमें पता चला कि इस लोड में से इतना करंट गुजर रहा है, 109.9 जो है वो एम्पियर का करंट गुजर रहा है। ठीक हो गया। सो ये जो है ये हमारे पास एक सर्किट की एनालिसिस पर यूनिट जो है ये एक एनालिसिस टेक्निक है। तो ये वाला जो था ये हमारे पास था जी उसमें सिंगल फेज के सिस्टम में। तो आइए अगर हम थ्री फेज की बात करें तो थ्री फेज में यही वाली जो वैल्यू हैं, यही फॉर्मूला जो हैं ये किस तरह से चेंज होते हैं, अभी हम इस चीज़ को देखते हैं। So S base single phase is equal to S base three phase divided by 3. S base single phase is equal to S base three phase over 3. So V base line to neutral is equal to V base line to line over under root 3. आपको ये फॉर्मूला मैंने बताए थे कि अगर सिंगल फेज और थ्री फेज में जो रिलेशन है वो यही होता है ना कि ये 1/5 मतलब सिंगल फेज, 3/5 थ्री फेज को अगर 3 से डिवाइड करोगे तो वो सिंगल फेज बन जाएगा। और लाइन टू लाइन और लाइन टू न्यूट्रल का जो रिलेशन है वो ये होता है कि लाइन टू लाइन वोल्टेज इज ऑलवेज इक्वल टू √3 टाइम्स लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज। सो ये √3 करा के डिवाइड हो जाएगा। सो वी बेस लाइन टू न्यूट्रल इज इक्वल टू वी बेस लाइन टू लाइन ओवर √3। इसी तरह से अगर एस बेस है तो वही पी बेस भी होगी थ्री फेज की, और वही रिएक्टिव पावर के लिए भी बेस को उसी को यूज़ किया जा सकता है। इसी तरह से अगर आई बेस आपने निकालनी हो सिंगल फेज की तो होती है कि एस बेस सिंगल फेज और वी बेस लाइन न्यूट्रल, और थ्री फेज में किस तरह से होगी एस बेस 1/5 इक्वल टू एस बेस थ्री फेज ओवर 3, यानी इसकी वैल्यू सिंगल फेज की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दो एस बेस थ्री फेज ओवर 3, और वी बेस लाइन टू न्यूट्रल इज इक्वल टू वी बेस लाइन टू लाइन ओवर √3। सो ये यहाँ पर आ जाएगा जी एस बेस ओवर 3, और दूसरा आ जाएगा जी आपके पास लाइन टू न्यूट्रल इज इक्वल टू वी बेस लाइन ओवर √3। सो ये आंसर आ जाएगा जी 3 ओवर √3। तो 3 ओवर √3 को अगर आप सिंप्लीफाई करो तो ये बन जाता है जी √3। सो आई बेस इक्वल टू एस बेस थ्री फेज ओवर √3 वी बेस लाइन टू लाइन, यानी एस बेस सिंगल फेज की वैल्यू पुट करो और वी बेस लाइन टू न्यूट्रल की वैल्यू ये वाली जो है उसको पुट करो और उसको सिंप्लीफाई कर दो। तो सिंप्लीफाई करने के बाद रैशनलाइज करने के बाद आपके पास जो है ये वाला आंसर आ जाएगा। अच्छा उसके बाद आप जी बेस की अगर निकालनी होगी तो आई बेस हमने निकाली के लिए, और अगर आपने जी बेस निकालनी है तो वो बन जाएगा जी वी बेस लाइन टू न्यूट्रल ओवर आई बेस विच इज आल्सो इक्वल टू वी बेस लाइन टू न्यूट्रल एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस बेस सिंगल फेज। ठीक है, बी स्क्वायर ओवर एस होता है ना,
तो अब आपने वी बेस 90 न्यूट्रल इसकी वैल्यू पुट करोगे तो वो क्या आ रहेगा, वी बेस 99 स्क्वायर डिवाइड बाई 3 की जगह पर सिंपल 3 आ रहेगा। और एच बेस इज इक्वल टू एच बेस 3 फेज डिवाइड बाई 3, तो 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ रहेगा वी बेस स्क्वायर line to line divided by h base 3 cube. This is z is equal to y over y base. तो z की जो बेस होगी वो x की भी बेस होगी और वही r की भी बेस होगी। तो ये वाले जो है ये एनालिसिस हैं, हर यूनिट सिस्टम को यूज़ करने के तरीके बता रहे हैं कि हम इसको इस तरह से जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीक में जो हमारा टॉपिक होगा डिस्कशन का, जिस पर हमें डिस्कशन करनी है, वो उसमें जनाब आ जाएंगे आपके जो हैं ये ट्रांसमिशन लाइन, जिनके पैरामीटर्स, और फिर उसको हमने किस तरह से यूज़ करना है उसको देखने जो होंगे मॉडल्स और उसके एनालिसिस जो हैं वो टेक्निक्स होंगे। ठीक है, ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।